If you enjoy a wildlife video like this, hit subscribe and support our channel. Your support keep us motivated to create more content for you. Subscribe now. रात को कुछ हिस्सों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन होम ओक्स डटे रहते हैं। इनकी मजबूत पत्तियों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जब धीरे धीरे सूरज अपनी गर्मी बिखेरना शुरू करता है तो जंगल जैसे अचानक नींद से जाग उठता है। ये सारस उत्तर से 3000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां सर्दियां बिताने आए हैं, उत्तर की बर्फीली सर्दियों से दूर। सुबह इनकी बड़ी बड़ी टोलियां जमा हो जाती हैं और फिर निकल जाती हैं घास के मैदानों की तरफ। ये मैदान असल में मिले जुले जंगल होते हैं, जहां पेड़ भी हैं, घास भी और फसलें भी हैं। स्पेन का विशाल आधा दक्षिणी हिस्सा इसी तरह के जंगलों से ढका है और यहां सदाबहार होम ओक की भरमार है। इतनी सुबह सुबह सारस के यहां आने की वजह सीधी सादी सी है। ये अक्टूबर के आखिर में यहां आते हैं और तब से ही बलूत के फल की तलाश में रहते हैं ताकि लंबे सफर के बाद थोड़ी ताकत जमा की जा सके। तकरीबन 6 महीनों तक ये इन घास के मैदानों में ही रहेंगे। सर्दियों के शुरुआती कुछ महीनों तक ये बस बलूत के फल ही खाते हैं। और ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं हैं। हजारों की तादाद में जंगली कबूतर भी इन्हीं मैदानों में चुगने आते हैं। कबूतर तो इन फलों को साबुत निगल सकते हैं, पर सारस के अध खाए फलों को खाना और पचाना इन्हें ज्यादा आसान लगता है। होम ओक के जंगलों में इन्हें सिर्फ खाना ही नहीं मिलता। पेड़ों के कड़े तने में पानी जमा होता है जो इनकी प्यास भी बुझाता है। सदियों से धरती पर रहने वाले कौवे यानी जैकडॉस भी बलूत के फल जमा करते हैं। ये उन्हें निगल नहीं सकते, बल्कि इन्हें फलों के बाहरी कवच को तोड़कर अंदर के मीठे पोषक फल तक पहुंचना पड़ता है। होम ओक्स के आसपास पल रहे जीवों के लिए बलूत के फलों की अच्छी फसल किसी वरदान से कम नहीं होती। लाखों जीव इनके सहारे जीते हैं, चाहे सारस हो जो इस महाद्वीप का सबसे लंबा पक्षी है, या फिर नन्हे से ये चूहे। एक हेक्टेयर ओक के जंगल में करीब 800 किलो फल पैदा होते हैं, चाहे स्थानीय जीव हो या फिर बाहर से आए हुए। सभी इनकी जोरदार दावत उड़ाते हैं। वसंत का मौसम आते ही सारस फिर उत्तर की ओर यात्रा की तैयारी करने लगते हैं, पर अभी तो वो इन मैदानों में ही टिके हैं और उन्हें उछल कूद, चीख पुकार और नोक झोंक की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जो मिलन के मौसम का ऐलान है। होम ओक के जंगलों पर धुंध का पर्दा उठता गिरता रहता है। यहां गूंज रही हैं सारस की आवाजें और उनके बीच दुनिया की सबसे डरावनी बिल्ली आइबेरियन लिंक्स की दहाड़ एक दहशत पैदा करती है।
एंडालुसिया के ये जंगल इसके तबाह हो चुके राज की आखिरी निशानियां हैं। सर्दियां अब खत्म हो रही हैं और ये इनके मिलन का मौसम है। अगर ये अभी मिलन करते हैं तो इनके बच्चे आधा वसंत बीतने पर पैदा होंगे। ये जंगल में बचे लिंक्स के आखिरी जोड़ों में से एक है। ये कुछ हफ्तों तक एक साथ रहेंगे और मिलन करते रहेंगे। इसके बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। एंडालुसिया में वसंत जल्दी आ जाता है। फरवरी या मार्च में जंगल खिल उठता है। ये जंगल का त्योहार है और इसका फायदा उठाते हुए पंछी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ब्लैक बर्ड्स सबसे पहले बच्चों के आने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। मार्च के आखिर तक तो इनके कुछ चूजे खासे बड़े भी हो जाते हैं। ब्लैक बर्ड्स के बाद बाकी प्रजातियां भी काम में जुट जाती हैं। नथहैच पेड़ों के तनों में अपना घोंसला बनाने की मशक्कत करते रहते हैं। ये डालियों पर मंडराते रहते हैं ताकि तमाम कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकें और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सकें। शिकार के लिए की गई इनकी मेहनत से ओक के इन पेड़ों को कई परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है। स्पॉटलेस स्टार्लिंग्स भी ओक के तने में ही घोंसला बनाते हैं। ऐसे कुछ पेड़ 1000 साल पुराने हैं। ओक की ये शाखाएं और तने किसी शहरी इमारत की तरह हैं, जहां दर्जनों प्रजातियों के जीव रहते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। लिंक्स ने खुद को मेडिटेरेनियन के मौसम और इलाके के मुताबिक अच्छी तरह ढाल लिया है। घने जंगल हो या फिर पहाड़ों की तलहटी पर अलग थलग फैले विशाल मैदान। एंडालुसिया के ये होम ओक के जंगल भूमध्य सागर के बेसिन के सबसे विशाल और घने जंगल हैं और इनकी वजह से लिंक्स आज जिंदा बच पाए हैं और यहाँ वो अपनी पसंदीदा खुराक का शिकार करते हैं, खरगोश। आइबेरियन लिंक्स सिर्फ खरगोश को ही खाते हैं, बस। ये इकलौते ऐसे मांसाहारी स्तनधारी जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ खरगोश का शिकार करने में माहिर हैं। ये उन्हीं जगहों पर रह पाते हैं जहां खरगोश बड़ी तादाद में मौजूद हो, क्योंकि इनकी 80 से 90% खुराक खरगोशों से ही आती है। ये इन जंगलों में बड़े मजे से रहते हैं। दिन में ये सूखे ओक के पेड़ों के तनों के बीच छिपे रहते हैं। शाम घिरते ही ये कीड़ों और नन्हे वर्टिब्रेट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें सांप भी शामिल हैं।
ये साल का वो वक्त है जब गर्मियों की आहट सुनाई पड़ रही है और हर दिन के साथ होमोक का जंगल सूखता ही चला जा रहा है। ब्लैक वल्चर के चूजों की तरह लिंक्स के शावक भी अब 2 महीने के हैं और अभी भी पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर हैं। ये वक्त है जंगल में रहने के लिए चुस्त दुरुस्त, फुर्तीला और चौकन्ना बनने का। ये खेल इनमें शिकार का शौक पैदा करता है। इतने नन्हे से होते हुए भी ये अपनी मां के साथ शिकार करने निकलते हैं। कमाल की बात यह है कि मैगपाइज भी शिकार में उतने ही माहिर हैं जितनी कि विशाल बिल्लियां। गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सुबह और शाम को मैगपाइज की टोली खाने की तलाश में निकलती है और ये बड़ी तादाद में कीड़ों को पकड़ती हैं। होमोक के जंगलों में अब मेडिटेरेनियन की सख्त गर्मी का कहर नजर आने लगता है। दोपहर को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध का ये चूजा ना तो भाग सकता है और ना ही छिप सकता है। इसके माता पिता का प्यार देखिए। कड़ी धूप में ये इसे पंखों की छाया दे रहे हैं ताकि बच्चा जी सके। पर कभी कभी माता पिता भी गिद्ध के बच्चों की जिंदगी बचा नहीं पाते। मेडिटेरेनियन के जंगलों में आग लगना आम बात है। पौधों की कुछ प्रजातियां जिन्हें पायरोफॉस्फेट्स कहते हैं, इनके बीज आग लगने पर ही पूरे इलाके में बिखर पाते हैं। जब आग लगती है तो ब्लैक वल्चर के बच्चे अपने घोंसलों में बेबस पड़े रह जाते हैं। ओक के इस पुराने जंगल के दूसरे सिरे पर कहीं बहुत दूर ये माता पिता बेखबर हैं। उन्हें बच्चों पर मंडराते खतरे की भनक तक नहीं लग पाती है। वो तो बस खाना जमा करने में लगे हैं और जिंदा रहने के लिए गोश्त जमा करना आसान काम नहीं है। यहाँ खाने की कमी है और इसलिए छीना झपटी होना आम बात है। जब तनाव बढ़ता है तो जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। अपने विशाल आकार और ताकत की वजह से ब्लैक वल्चर्स दूसरे मुर्दाखोर जीवों पर अपना दबदबा कायम रख पाते हैं। आग का खतरा खत्म हो चुका है। लड़ाई में भी जीत हासिल हुई है। अब वल्चर का ये बच्चा मजे से अपना पेट भर सकता है।
कुछ ही हफ्तों में ये होम ओक के इन जंगलों पर उड़ने लगेगा जहां ये पैदा हुआ था। शाखाओं पर मौजूद इसके घोंसले के नीचे बलूत के फल उग गए हैं। जंगल की जमीन पर खाने की भरमार है। फिर से बादल घेराए हैं, यानी पतझड़ आ रहा है। ओक के इन जंगलों में एक नई आवाज गूंज रही है। हिरण मिलन के लिए तैयार हैं। जंगल में उनकी पुकारें गूंज रही हैं। नर अपने हरम में जमा हो जाते हैं। ये चुनौती देने वालों से जोरदार लड़ाइयां करते हैं और अपने हरम की हिफाजत करते हैं। ये थकान भरा वक्त है। बलूत के फल ही इन्हें फिर से नई ताकत दे सकते हैं। हिरणों को इतने फल चाहिए तो वो अपने सींगों से शाखाओं को टक्कर मारकर फल गिरा लेते हैं। अब तापमान गिर रहा है और ओक के इस जंगल में नए बाशिंदे घर बना रहे हैं। ब्लैक काइट्स अफ्रीकी महाद्वीप चले जाते हैं और इनके घोंसलों में रेड काइट्स डेरा जमा लेते हैं। ये भूमध्य रेखीय जंगल की इन आरामदेह शाखाओं पर पूरी सर्दियां बिताएंगे। एक बार फिर बलूत के पके हुए फल गिर रहे हैं। ओक के इस जंगल के जीव खाने की कमी और भयानक सर्दियों में भी किसी तरह जिंदा बचे रहेंगे। हिरणों का शोर अब खत्म हो चुका है। इनकी जगह सारस की टोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, जो उत्तर के दूर दराज के ठिकानों से फिर यहां चले आए हैं। यहां ये लिंक्स, मैगपाइस और ब्लैक वल्चर्स के बीच 6 महीने बिताएंगे। धरती के सबसे विविध और हरे भरे जंगल, और इन जंगलों की जान है ये जीव। गैलरी फॉरेस्ट्स ऐसे घने जंगल हैं जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के विविधता से भरे इलाके में पानी के किनारों पर मौजूद है। इसकी एक सबसे जंगली और सबसे संरक्षित मिसाल है डेन्यूब नदी का डेल्टा।
सभी क्लासिक गैलरी फॉरेस्ट्स की तरह ये एक लंबी सी भूल भुलैया है जो इस विशाल नदी से निकली जलधाराओं और नहरों के बीच टेढ़ी मेढ़ी होती हुई कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। आसान शब्दों में कहें तो ये जंगल सूखे और गुनगुने इलाकों में पानी के दायरों के आसपास पाए जाते हैं। ये एक ऐसी हरी पट्टी बनाते हैं जो सबसे गर्म और सूखे मौसम में भी राहत देती है। ये ऐसे इकोसिस्टम है जहां पंछी सूखे और तपते हुए इलाकों से राहत पाने के लिए आते हैं। यहां पानी भी मिलता है और ठंडक मिलना भी एकदम पक्का है। जैसे रेगिस्तान में ओएसिस या नखलिस्तान होते हैं, ठीक उसी तरह इन इलाकों में भी पौधों और जीवों की भरमार होती है। इस जंगल के मुख्य पेड़ बहुत ही खास हैं। ये नम और उपजाऊ मिट्टी में फलते फूलते हैं और बर्फ पिघलने से वसंत की आई बाढ़ को भी सह लेते हैं। आमतौर पर यहां ऐश, विलो और पॉपलर के पेड़ काफी ऊंचे हो जाते हैं, जिनसे एक खूबसूरत शामियाना बनता है। रुख जैसे झुंड में रहने वाले पक्षियों के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। ये सबसे ऊंची डालियों पर अपनी विशाल बस्तियां बसा लेते हैं। इन कॉर्मोरेंट जैसे कुछ जलीय पक्षियों के लिए भी ये इलाके मायने रखते हैं। ये पक्षी गोता लगाने में माहिर होते हैं और अमूमन आसपास के जंगलों और दलदली इलाके में ही पैदा होते हैं। लेकिन गैलरी फॉरेस्ट सिर्फ पैदाइश के लिए ही एक अच्छी जगह नहीं है। नदी के किनारे बने ये जंगल कुछ विशाल जानवरों के लिए आखिरी आसरा भी बन गए हैं, जैसे कि लेथिया फॉरेस्ट के ये आखिरी बचे जंगली घोड़े। कहते हैं कि ये घोड़े चंगेज खान के तातारी घोड़ों की ही आगे की पीढ़ी के हैं। इनका जमकर शिकार किया गया, लेकिन डेन्यूब डेल्टा के विशाल और इंसानी पहुंच से दूर जंगलों की वजह से ये बचे रह गए हैं। आज डेन्यूब डेल्टा के घोड़े यूरोप में घोड़ों की कुछ बची खुची प्रजातियों में से एक हैं। आज यहाँ 3000 घोड़े रहते हैं। ये जंगल के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। इनके झुंड की तादाद लगातार बढ़ रही है और ये इतने सारे पौधों को सफाचट कर जाते हैं कि इनमें से कई हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। रोमानिया का ये डेन्यूब डेल्टा एक तरह से यूरोप की आखिरी बची कुदरती जन्नत है। ये विविधता से भरा इलाका है, जहां है जंगल, दलदल और पानी में डूबे इलाके, जहां पौधों की 1200 प्रजातियां मौजूद हैं, पक्षियों की 300 और मीठे पानी की मछलियों की 45 प्रजातियां। ये जंगल नदी के साथ फैलता और सिकुड़ता है, इसलिए अस्थायी झीलें, जंगल और सरकंडों से भरा दलदल आपस में मिल जाते हैं। ये गोल्डन जैकल के लिए सबसे अच्छी जगह है।
गोल्डन जैकल एक हमलावर है जो काफी कुछ भेड़िए से बिल्कुल अलग नजर आता है। हालांकि ये छोटा सा जैकल यानी सियार जंगली घोड़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये इनके बच्चों और छोटे शिकार को निशाना बनाता है। बाढ़ के इस मैदान पर अनगिनत लाशें पड़ी हैं। ये वो जानवर हैं जो पिछली बाढ़ में मारे गए। सियार की सूंघने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि भले लाश नदी की लाई मिट्टी के नीचे दब गई हो, तब भी ये उसे ढूंढ निकालता है। ईग्रेट्स या सफेद बगुले हर तरह के दलदली इलाकों में फलते फूलते हैं। शिकार की इनकी तकनीक काफी असरदार होती है। ये धीरज और पूरी जिद के साथ उथले इलाकों में खोजबीन करते हैं। अपने पैरों से ये जड़ों और दलदल के बीच मौजूद कीचड़ को ऊपर नीचे करते रहते हैं। नदी की छोटी मछलियां यहीं पनाह लेती हैं। ये तकरीबन शिकार में हमेशा कामयाब रहते हैं। छोटी मछलियों, कीड़ों और मेंढकों को ये बड़ी आसानी से बड़ी तादाद में पकड़ लेते हैं। ये एक मिश्रित इकोसिस्टम है जहां जमीन और पानी आपस में मिल जाते हैं, जिससे बड़ी तादाद में बायोमास तैयार होता है। यहाँ मेंढक, घोंगे और बिना रीढ़ वाले प्राणी इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि ये ग्लॉसी आइबिस पक्षी नदी के किनारों पर अपनी बस्तियां बनाते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से के जंगलों में जहाँ खाने की भरमार होती है। घुमावदार चोंच और काले पंखों वाली ये नन्ही वेडिंग बर्ड इस डेल्टा और मुहाने के गीले इलाकों में अक्सर ही चले आते हैं। इनके चूजे इनसे बड़े अलग दिखते हैं। ये अपने दूर के रिश्तेदारों यानी नन्हे सफेद बगुलों के साथ मजे से रहते हैं। नन्हे सफेद बगुले नदी के किनारे जंगलों में विशाल बस्तियां बसाते हैं और अपने इलाके को सारस की दूसरी प्रजातियों के साथ साझा करते हैं। ये नन्हे सफेद बगुले इस प्रजाति के सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले जीव होते हैं। जिंदगी के इस चरण में उनके लिए इस घने गैलरी फॉरेस्ट के पेड़ बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं से घोंसलों के लिए चीजें मिलती हैं, अकेलापन मिलता है और सुरक्षा भी। पेड़ों के बीच बसा नन्हे सफेद बगुलों का यह शहर पूरी तरह बदहवासी से भरा होता है। कुछ मिलन के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। नर बगुले घोंसलों के लिए पेड़ पौधों के टुकड़े जमा करते हैं, जबकि मादाएं किसी तरह इनसे एक घोंसला बनाती हैं। ठीक इसी वक्त कुछ बगुले अपने अंडे सेर रहे हैं, कुछ अपने चूजों को खाना खिलाने में व्यस्त हैं, जो अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद है।
ये है हंस, बेमिसाल सफेद से दमकते पंखों वाले। ये मिलन के लिए तैयार हैं। इनकी जोड़ियां जिंदगी भर कायम रहती हैं। वसंत में यानी मार्च से अप्रैल के बीच इनके मिलन का मौसम आता है। इनके जोड़े झील या नदी के किनारे एक जगह चुनते हैं और किसी घुसपैठिए की क्या मजाल कि वो यहां पैर भी रख पाए। गैलरी फॉरेस्ट में वसंत का मौसम बहुत मायने रखता है। इस मौसम में पेड़ लाखों बीजों को हवा में छोड़ देते हैं। इस मौसम में इस जंगल या आसपास के इलाकों में रहने वाले जीवों की दावत हो जाती है। खाने की भरमार, गुनगुना मौसम और पानी भी ढेर सारा। यहां अक्सर बारिश होती रहती है। ऐसे में कहीं छिप जाना ही बेहतर विकल्प है। सर्दी बढ़ गई है और नदी के किनारों, बाढ़ के मैदानों और चारागाहों में बारिश का ढेर सारा पानी भर गया है। बारिश वाले तूफान के बाद जंगल में फिर चहल पहल हो जाती है। ये मादा रेड फुटेड फॉल्कन अपने घोंसलों को आखिरी रूप दे रही है। इस बीच इसका नर साथी शिकार में लगा है। वो इसके लिए कीड़ों और छोटे जीवों का तोहफा लेकर आ रहा है ताकि प्यार का ये बंधन और मजबूत हो जाए। इस पेंडुलाइन टिट की जिंदगी गैलरी फॉरेस्ट में ही बीतती है। यह हमेशा पेड़ की लटकती हुई डालियों पर अपने घोंसले बनाता है। यह घोंसला फर वाले बीजों और पॉपुलर की टहनियों से बनता है। नर एक मादा के साथ जीवन नहीं बिताते। ये एक बार में कई घोंसले बनाते हैं जिनमें इनकी अलग अलग प्रेमिकाएं रहती हैं। ये तैयार घोंसला भरे हुए मोजे जैसा दिखता है, जिसके अंदर घुसने के लिए एक लंबी सुरंग होती है ताकि भूखे शिकारी अंदर ना जा सकें। गैलरी फॉरेस्ट घर के साथ साथ नन्हे पंछियों की अनगिनत प्रजातियों को खाना भी मुहैया कराते हैं।
जंगल के इस तटीय इलाके में हंस के चूजे पैदा हुए हैं। आसपास की दुनिया से बेखबर अभी तक ये एक विशाल टीले में बने घोंसलों के अंदर ही थे। अब इन्हें अपनी दुनिया को पहचानना होगा। चौकन्ने माता पिता हर वक्त बच्चों की निगरानी करते रहते हैं और ये चूजे जलीय पौधों और छोटे जीवों से अपना पेट भरना सीखते जाते हैं। चार से 5 महीनों तक ये परिवार एक साथ रहेगा। कई परिवार तो अगले वसंत तक साथ ही रहते हैं। हंस आमतौर पर मेंढक और न्यूट्स को खाते हैं, जो नदी के किनारों पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज पहली बार इन्होंने घोंसले से बाहर एक रोमांचक दिन बिताया। अब आराम करने की बारी है। लठेया के जंगली घोड़े भी गैलरी फॉरेस्ट के हंस और बाकी पंछियों वाला यही तरीका अपनाते हैं। इनके बछड़े पैदा हो चुके हैं और अब ये झुंड नई रसीली घास की तलाश में है, जहां ये पेट भी भरेंगे और खेलेंगे भी। जंगल के इकोसिस्टम और यहाँ के वातावरण में मादाओं को रसीली घास मिलती है। इससे इन्हें पोषक दूध मिलता है। इस दूध से इनके बछड़े सेहतमंद और मजबूत बनते हैं। ये झुंड इस चारागाहों को तितलियों और कलहंस के साथ साझा करता है, जो किनारों पर दाना चुगते हैं। यहीं आसपास सियारों को एक बड़ी सी मछली फंसी मिली है। अब खाने के लिए भयानक छीना झपटी शुरू होने वाली है। हुडेड क्रो और मैगपाइज दावत में हाथ मारना चाहते हैं। इन हालात में खाना झपटना आसान काम नहीं है और सियार किसी के साथ खाना साझा करने को तैयार नहीं है। सियार गुस्सैल जीव हैं। अपनी आक्रामकता से ये घुसपैठियों को तितर बितर कर डालते हैं। सियार अपने इलाकों में रहने वाले गिद्धों और हाइना तक से निपटने की ताकत रखते हैं। बाज दूर से इस लड़ाई का मुआयना कर रहा है। वो जानता है इनके बीच में पड़ना ठीक नहीं है। अब थोड़ी शांति हो गई है
और बाज ने तय किया है कि नदी के किनारे शानदार दावत में अपने हिस्से पर हाथ मारा जाए। इस विशाल हमलावर के सामने तो सियार भी सतर्क हो जाते हैं। ये जानता है कि सियार इस पर हमला करने की जुर्रत तक नहीं कर सकते। ईगल्स, गोल्डन जैकल, स्वॉन और पेंडुलाइन टेट, गैलरी फॉरेस्ट इन सारे पक्षियों को पनाह देता है, उनकी मेहमान नवाजी करता है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। धरती के गुनगुने इलाकों में मौजूद डेन्यूब डेल्टा जैसे ये गैलरी फॉरेस्ट बहुत ही खास जंगली इलाके हैं। नदी के साथ मिलकर ये जिंदगी की बहार लाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी भी मौजूद है, खाना भी और जंगली जीवों के लिए घर भी, जहाँ वो बिल्कुल बेफिक्र होकर रह सकते हैं। यूरोपियन जैतून का ये जंगल भूमध्य सागर के बेसिन के आसपास है। ये ग्रीस, टर्की, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ है, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा स्पेन के आइबेरियन पेनिनसुला पर है, खासतौर पर एंडलूसिया में। पूरी दुनिया में इंसान की प्रगति की दौड़ जंगलों का सफाया करती जा रही है, पर यहां जैतून के पेड़ बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में इसका फैलाव था 1.1 करोड़ हेक्टेयर का। यह धरती का सबसे बड़ा स्थायी वृक्षारोपण है, यहां तक कि यह क्यूबा और पोर्चुगल के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। इन पौधों का एक बड़ा हिस्सा है पारंपरिक जैतून, जो धीरे धीरे उगते हैं भूमध्य सागर के आसपास अपनी सुस्त रफ्तार से, और एंडलूसिया इस मुकुट का नगीना है। यह जंगल तो हैरत से भरा हुआ है। जैसे कि ये इजिप्शियन मंगूस, नेवले की इकलौती प्रजाति जो यूरोप में पाई जाती है। ये जोशीला और कुशल मांसाहारी जीव यहां अक्सर ही नजर आ जाता है। एंडलूसियन जैतून के जंगलों में जिंदगी की धड़कन पर कोई अड़चन नहीं आती। अब इसे असली जंगल कहा जा सकता है या नहीं, ये बहस का मुद्दा है, पर इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि यहाँ काफी बड़े इलाके में जैतून के जंगल हैं। इनमें से कई बहुत पुराने हैं और ये एक समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। यानी ये एक ऐसा जंगल बनाते हैं जहाँ जिंदगी की चहल पहल कायम है। जीव विज्ञानी जैतून के इन पेड़ों को किसी फसल का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि इनके चारों तरफ जो इकोसिस्टम मौजूद है
वो ठीक वैसा ही है जैसा भूमध्य सागर के जंगलों में होता है। इसके जैतून के ये पेड़ एक तरह से सहायक जंगल की तरह हैं, प्राचीन जंगल के बहुत करीब। यहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती है। भूमध्य सागर की कई स्थानीय प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। असल में जैतून के इन पेड़ों को जैतून के प्राचीन जंगलों पर उगाया गया माना जा सकता है। इस पेड़ की पत्तियां और नन्हे फूल जंग का मैदान बन गए हैं। ये पेड़ों के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं और इस सब पर कब्जा कर लिया है मॉथ, वुडलाइस और एफिड्स की बड़ी सी फौज ने। ये नन्हे और पेटू कीड़े हैं जिनकी तादाद तेजी से बढ़ती है, पर इसके बावजूद ये घुसपैठिए सुकून से नहीं जी सकते। जैतून के पेड़ों के पास हैं उनके अपने रक्षक जो इनका सफाया करते हैं। लेडी बर्ड्स के ये लार्वे अपने माता पिता से दिखने में एकदम अलग होते हैं, लेकिन इन्हें हम नन्हे दैत्य तो कह ही सकते हैं। लेडी बर्ड की तरह इनके बच्चे भी जैतून के पेड़ों से कीट पतंगों का सफाया करने में मदद करते हैं। ये सही मायनों में इस इलाके के कुदरती कीटनाशक हैं। ये हैं लेस विंग्स के अलावा ये भी एक खूबसूरत कीड़ा है। ये भी वही काम करते हैं, एफिड्स का सफाया करते हैं। इन्हें ऐसे चूसते हैं मानो ये मीठे जायकेदार फल हों। और पेड़ के नीचे भी इसी तरह की एक जंग चल रही है। यहां एक खूंखार शिकारी शिकार पर निकला है, पर इसके पास है एक डरावना हथियार। इसका जानलेवा फौरन असर करने वाला जहर जो शिकार को पूरी तरह से लाचार कर देता है। बिच्छू एरेक्निड के रिश्तेदार हैं, यानी इनका ताल्लुक मकड़ियों से है और ये भी जैतून के पेड़ों पर कीट पतंगों की तादाद को काबू में रखने का काम करते हैं। ये अजीब सा दिखने वाला झिंगुर बिच्छू का पसंदीदा कीड़ा है। ये इबेरो मोरक्कन इलाके का रहने वाला है और इसकी मौजूदगी यह दिखाती है कि जैतून के इन पेड़ों की जैविक संपदा या सेहत बहुत ही सही है। दिखने में ये सामान्य झिंगुरों से काफी अलग होता है। इसके सिर से बाहर निकलने वाले इस हिस्से का क्या मकसद है, ये हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। पर शायद इसका इस्तेमाल बचाव और हमले में किया जाता होगा, ठीक वैसे ही जैसे हिरण अपने सींगों से अपने इलाके और अपने हरम की हिफाजत करता है। जैसे ही शाम होती है ये शिकार करने निकल पड़ता है। बिच्छू दूसरे एंथ्रोपॉड्स का शिकार करते हैं, खासतौर पर कीड़ों का। ये शिकार पर घात लगाते हैं, उसे अपने पंजों से कसकर पकड़ लेते हैं और फिर उसमें जहर डालकर उसे पूरी तरह नाकाम कर देते हैं। एक बार शिकार सुन्न पड़ा तो ये उसका गोश्त फौरन सफाचट कर डालते हैं, मानो वो किसी मिल्क शेक का मजा ले रहे हो। यह शिकार है एक टिड्डा जिसे बिच्छू मजे से खा रहा है। बिच्छुओं की लार में बहुत ताकतवर एंजाइम होते हैं जो कीड़ों के कड़े हिस्सों को घोलकर पचा देते हैं। बिच्छू को इस तरह तैयार तरल को बस पी जाना होता है।
जैतून के पेड़ों के चारों तरफ एक इकोलॉजिकल नेटवर्क बना हुआ है और इसे समृद्ध बनाते हैं बहुत सारे नन्हे स्तनपायी जीव जो भूमध्य सागर के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये है एक यूरोपियन या आम खरगोश। जैतून के पेड़ों वाला ये इलाका खरगोश के लिए एकदम सही होता है क्योंकि यहाँ तरह तरह के पेड़ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ ये आराम से बिना किसी डर के रह सकते हैं। जैतून के सबसे पुराने पेड़ों के तनों पर बहुत सारी खरोंचें नजर आती हैं। यहाँ के हर कोने कोने का इस्तेमाल स्थानीय जानवर करते हैं। तनों में बने बिलों में खरगोश रहते हैं और उनके बच्चे भी इसी में पैदा होते हैं। अभी अभी पैदा हुए खरगोश के ये बच्चे कुछ देख नहीं पाते, ना ही सुन पाते हैं, पर इसके बावजूद इन्हें अपनी माँ के आने का पता चल जाता है और ये दूध पीने को बेचैन हो जाते हैं। शुरुआत में माँ इन्हें दिन में एक बार अपना बहुत ही पोषक दूध पिलाती है। जब ये 4 महीने से ऊपर के होते हैं तो बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हैं। इस इकोसिस्टम में यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। लेकिन खरगोश अकेले जानवर नहीं हैं जो जैतून के इन पेड़ों का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो इन पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे कि ये हूपो। हूपोस आसपास मौजूद कीड़ों को पकड़ते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सकें। आमतौर पर हूपो मधुमक्खियों को नहीं खाते। वो अपना छत्ता पेड़ों के काफी अंदर बनाती हैं और जैतून के पेड़ में इस तरह की गुंजाइश बहुत होती है। जैतून के इस जंगल में फूलों की भरमार है, इसलिए मधुमक्खियां यहाँ बहुत सारा पराग और रस जमा कर पाती हैं। जैतून के पेड़ों पर मधुमक्खियों के बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें बाहर के मौसम के थपेड़ों का सामना नहीं करना पड़ता। अपने हरे भरे रूप को कायम रखकर जैतून के ये पेड़ जीवों के लिए एक आरामदायक घर बन जाते हैं। गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में ये ठंड और हवा से बचाते हैं। इस पेड़ की छाया उन झाड़ियों को बचाती है जो इसके तने के आसपास उगती हैं और जिन्हें खरगोश और कुतरने वाले दूसरे जीव खाते हैं। जैतून के इस जंगल में हमलावर जीव भी कम नहीं हैं। तरह तरह के खरगोश, कबूतर और छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं बहुत सारे शिकारी पक्षी, जैसे कि ये छोटे बाज। इस कॉमन केस्ट्रल का आज का दिन शानदार रहा है। इसने अपने जितना बड़ा एक शिकार पकड़ा है। इस कबूतर से जितना गोश्त मिलेगा उससे इस केस्ट्रल को शिकार के बाद अपनी ताकत वापस लाने का मौका मिलेगा। इसके बाद वो अपने चूजों का भी पेट भर सकता है। आमतौर पर इसके घोंसले में 4-5 भूखे चूजे इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैतून के पेड़ के नीचे ये बिच्छू मुसीबत में है। ये चींटियां खूंखार तरीके से अपने इलाके और अपने घोंसले की हिफाजत कर रही हैं
और इस बिच्छू को खदेड़ने के लिए हर तरीका आजमा रही हैं। वसंत और गर्मियों में चींटियों के टीले के सारे सदस्य अपने प्यूपियल लार्वे की देखभाल में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। ये इनकी नई पीढ़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये दूसरे कई जीवों के लिए लजीज खाना बन जाती हैं। वेस्टर्न थ्री टोड स्किंक जैतून के इस जंगल के नम हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है। वो चींटियों के टीले पर आ चुका है और उनके लार्वा और प्यूपा की जमकर दावत उड़ा रहा है। और अब इस छिपकली की बारी है। एक विशाल सेमेट्रॉनस चींटियों के टीले पर हमला करने को तैयार है। ये भी इन रसीले लार्वा से अपना पेट भरेगी। भूमध्य सागरीय इलाके की ये छोटी सी छिपकली कमाल की शिकारी है। लगातार सक्रिय रहने वाली चींटियां लगातार आ रही इन मुसीबतों से उबरने में लगी हैं और ऊपर गूंज रही है सिकाडा की आवाज। ये पेड़ की शाखाओं के बीच छिपा बैठा है। गर्मियों में प्रजनन के मौसम के बाद जैतून के इस जंगल में वो जीव भी चले आते हैं जो यहाँ वसंत में नहीं आते। ये पेड़ की छाया में पनाह लेते हैं और जब वो यहाँ मौजूद हैं तो ऐसे खाने का लुत्फ उठाते हैं जो सपाट मैदानों पर अक्सर नहीं मिलता। कुछ तो यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जैतून के पेड़ों पर उन्हें खाने को मिलते हैं रीढ़ की हड्डी वाले छोटे जीव जैसे कि चूहे। जैतून के इस जंगल के उस हिस्से में जहां शिकारी ज्यादा नहीं आते, जीवों की तादाद खूब बढ़ जाती है और नेवले को ऐसे इलाके बहुत पसंद है क्योंकि यहां चूहे, सांप और दूसरे छोटे जीव बहुत मिलते हैं और ये सब नेवले का शिकार हैं। एक तो इसकी सुनने, देखने और सूंघने की कमाल की काबिलियत, दूसरा इसकी चुस्ती फुर्ती और फिर इसके बहुत नुकीले दांत। यह कोई नहीं बच सकता। जैतून के कुछ जंगल इतने बड़े हैं कि इनके अंदरूनी इलाकों में सुनसान और दुर्गम झीलें हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसी ही एक झील है एंडलुसिया की ये झील, जो एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच गए एक जीव का आखिरी ठिकाना है, व्हाइट हेडेड डक। एक समय ऐसा था जब जंगल में इनकी तादाद मुश्किल से 1 दर्जन रह गई थी। जैतून के इस विशाल जंगल में अलग थलग जैतून के पेड़ों के इस सुरक्षित इलाके में धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती चली गई और आखिरकार ये खतरे में पड़ी प्रजाति की लिस्ट से बाहर आ गए।
पतझड़ आने से जैतून का ये जंगल थोड़ा सा बदल जाता है और व्हाइट हेडेड डक के लिए हालात बदल जाते हैं। पर इन पेड़ों के जैतून के बेमिसाल फल अब पकने लगते हैं। और ये वो पल है जब इस विशाल और तरतीब वाले जंगल में बड़ा बदलाव आने लगता है। जैतून बहुत ही पोषक और जरूरी भोजन है, इसलिए यहां दर्जनों नए जीव दावत उड़ाने चले आते हैं। एक बार फिर ग्रेट बस्टर्ड ने जैतून के पेड़ों पर डेरा डाल दिया है और पेड़ से गिरे फल की तलाश में भटक रहे हैं। इलाके और स्थानीय मौसम के हिसाब से जैतून के फल नवंबर से मार्च के बीच तैयार होने लगते हैं। पतझड़ के इस मौसम में जैतून के इस जंगल में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी चले आते हैं। कुछ पूरी सर्दियां यहीं बिताएंगे, खाना जमा करेंगे और पेड़ के इस स्वर्ग में चैन से अपने दिन बिताएंगे। यहां से गुजरने वाले तकरीबन सारे पक्षी पके हुए जैतून से आकर्षित होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे जीव हैं जो फल से टपकने वाले पानी को पीकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे ये ब्लैक कैप। जैतून की कई किस्में होती हैं, पर सब में एक गूदेदार फल होता है जिसमें बड़ी तादाद में ऊर्जा, सोडियम, फाइबर और विटामिन ई होता है। इस वक्त जैतून खाने वाले ज्यादातर जीव वो हैं जिन्होंने वसंत के मौसम में इन पेड़ों को कीड़ों से बचाया था। इस तरह जैतून के ये पेड़ अपनी हिफाजत करने वाले इन जीवों का एहसान उतारते हैं। स्टारलिंग, लेसर व्हाइट थ्रोट, ग्रीन फिंच, वॉर्बलर, ये सब जैतून के पेड़ों पर रहने वाले छोटे पक्षी हैं जिन्होंने वसंत में बड़ी तादाद में कीड़ों का सफाया किया था, और अब कड़ी सर्दियों में ये उन पेड़ों के फलों पर जिंदा रहते हैं जिन्हें उन्होंने बचाया था। यहां तक कि कबूतर भी कपकपाने वाली इन सर्दियों में यहां चले आते हैं।